नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम इस समय पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड सिलेबस की रचनाएं, जो कि अपने सेकंड ग्रेड हिंदी सेकंड ग्रेड शिक्षक हिंदी भर्ती परीक्षा उसके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों हमने अब तक 2 से 3 रचनाएं पढ़ ली है दोस्तों। आज हमारी ये चौथी रचना हम पढ़ रहे हैं। ये हेतु भारद्वाज द्वारा लिखित पटाक्षेप नहीं होगा, ये कहानी है दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। हेतु भारद्वाज जी जैसा कि हमारे ये कवि है, उनकी इम्पोर्टेंट कहानियों में से एक कहानी है। देखिए, सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं दोस्तों, उसके साथ ही हम फिर और आगे की रचना देखेंगे। लेखक हेतु भारद्वाज, जिनका पूरा नाम होतीलाल भारद्वाज था दोस्तों, का जन्म सन 1937 में रामनेर बुलंदशहर यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने सन 1960 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हिंदी साहित्य में MA किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने सन 1981 में राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में PhD की उपाधि प्राप्त की। भारद्वाज भाषा की समकालीन शैली में लिखते हैं और अब तक अनेक उपन्यास, लघु कथा संग्रह प्रकाशित कर चुके हैं। इनकी रचनाएं देखिए दोस्तों, 3 कमरों का मकान, प्रमुख साहब आ रहे हैं, छुपाने को छुपा जाटा, बनती बिगड़ती लेकरन, तीर्थ यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों। पुरस्कार सन 1980 और 1993 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है दोस्तों। भारद्वाज जी जैसा कि इनकी रचनाओं के विषय में है दोस्तों, भारद्वाज जी प्रधानाचार्य सरकारी कॉलेज नीमका थाना जिला सीकर राजस्थान से सेवानिवृत्त हुए और अपना समय स्वतंत्र लेखन में बिताते हैं। आज जो पाठ इनका हम पढ़ेंगे दोस्तों वो देखिए, हेतु भारद्वाज द्वारा लिखित पटाक्षेप नहीं होगा। कहानी देश की आज़ादी से शुरू होती है। यह कहानी रामनेर गांव में आज़ादी के बाद होने वाले सामाजिक, आर्थिक और मुख्यतः राजनीतिक परिवर्तनों पर प्रकाश डालती है। इस गांव में आज़ादी के बाद भी परंपरागत राजनीति जारी रहती है। इस कहानी में चुनावों के समय होने वाले जातिगत गठजोड़ और समाज में बढ़ते जातीय संघर्ष को दिखाया गया है। रामनेर गांव में समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का जो नाटक पहले चुनावों में चला आ रहा है वह आज भी जारी है। तो दोस्तों इसमें हमारे राजनीतिक स्थिति में, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में होने वाली चुनावी धांधली को और जो सामाजिक स्थिति है उसकी यूनिटी को, एकता को बताने का प्रयास किया है। तो देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं यह कहानी। क्षमा करें, इस कहानी में कोई पात्र नहीं है दोस्तों। यहाँ मुख्य रूप से पात्र तो है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से पात्रों में पूरा गांव ही आता है दोस्तों। इस कहानी में कोई पात्र नहीं है क्योंकि यह एक गांव की कहानी है जो आज़ादी मिलने से पहले भी एक गांव था और आज़ादी मिलने के बाद भी एक गांव ही है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो यह गांव भी आज़ाद हो गया। आज़ादी के साथ इसे भी आज़ादी मिल गई, क्योंकि इस गांव के लिए किसी अलग आज़ादी की ज़रूरत नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था बदली तो इस गांव की शासन व्यवस्था भी बदल गई, क्योंकि इस गांव के लिए किसी अलग तरह की शासन व्यवस्था की ज़रूरत नहीं थी। आज़ादी मिलने से पहले सरकारी कागज़ों में इस गांव का हुलिया कुछ इस तरह लिखा जाता था: मौजा रामनेर, डाक खाना थोरह, परगना जेवर, थाना जेवर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, यूनाइटेड प्रोविंसेस। जबकि आज़ादी मिलने के बाद यह हुलिया इस तरह लिखा जाने लगा: ग्राम पोस्ट रामनेर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।
आज़ादी ने इस गांव के हुलिया को कितना तब्दील कर दिया, क्योंकि सारे देश के गांवों का हुलिया बदल गया था। आज़ादी मिलने से पहले रामनेर गांव की शासन व्यवस्था मुखिया के हाथों में होती थी। सारा गांव मुखिया की आज्ञा अनुसार चलता था। गांव का मुखिया गांव के एक ही ठाकुर परिवार का व्यक्ति हुआ करता था। यही परंपरा थी। प्राय उसी परिवार की नई पीढ़ी का कोई पुत्र पिता के मरने पर मुखिया बन जाता था। इस प्रकार रामनेर गांव की शासन व्यवस्था चल रही थी। इस परंपरा का कभी किसी ने विरोध नहीं किया, न तो इसका विरोध करने की किसी ने आवश्यकता ही समझी और न विरोध करने की कोई हिम्मत ही जुटा पाया। पर आज़ादी मिलने के बाद भारत में एक संविधान लागू हुआ जो समूचे देश में एक समतावादी समाज स्थापित करने के लिए बनाया गया था। जाहिर है कि रामनेर गांव में भी समतावादी समाज की स्थापना होनी थी, क्योंकि भारत की आत्मा तो रामनेर जैसे गांव में ही निवास करती है और इस गांव के हिस्से में भी उस आत्मा का कोई छोटा सा हिस्सा तो आया ही होगा। आज़ादी से पहले गांव में ठाकुरों का राज था, क्योंकि मुखिया ठाकुर ही होता था, इसलिए ठाकुरों का ठसका था। ब्राह्मण उनके लिए पूज्य थे और वे ठाकुरों की पुरोहिताई करते थे। चमार, कोली, धीवर, कुमार, धोबी, भंगी आदि अन्य और जातियों के लोग तो ठाकुरों के लिए रियाया थे और उनका काम ठाकुर ब्राह्मणों की टहल करना होता था। वे लोग ठाकुर ब्राह्मणों की टहल करने या कहिए कि उनके अत्याचारों को सहन करना ही अपना भाग्य मानते थे। यह क्रम कब से चला यह तो मुझे पता नहीं, पर इतना तय है कि यह सब तभी से चला होगा जब इस गांव का जन्म हुआ होगा। मैंने पहले ही कहा कि यह एक गांव की कहानी है और इसमें कोई मुख्य पात्र नहीं है, पर जो लोग इस कहानी में विद्यमान है उन्हें ही गांव कैसे कहें। वैसे तो लोग इस गांव के हिस्से भर यानी कि गांव के हिस्से भर है। रामनेर गांव की यह कहानी एक अनवरत चलने वाला नाटक है, पर यह नाटक नहीं है, कहानी है। इस नाटक की शुरुआत भारत को आज़ादी मिलने के बाद शुरू हुई थी और नाटक बराबर चल रहा है, बिना किसी पटाक्षेप के यानी बिना किसी अंतराल के। प्रारंभ देखिए दोस्तों, अब कहानी का यहाँ से प्रारंभ है। तो हिंदुस्तान के आज़ाद होने के साथ ही रामनेर गांव भी आज़ाद हो गया। गांव में स्वराज्य आने के साथ ही समतावादी समाज की स्थापना होने लगी थी। गांव में एक प्राथमिक पाठशाला खुल गई थी। अब तक गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए 3 कोस दूर थोरह के स्कूल में जाना पड़ता था। एक अदद डाक खाना भी खुल गया था। मौरूसी किसान लगान का 10 गुना जमा कराकर जमीन के मालिक बन गए थे। वो किसान जो कि जमीन का खेती का काम करते थे जमींदारों की, अब जमींदार की जमीन पर किसान का ही अधिकार हो गया था। अब तक वे जमींदार की जमीन के काश्तकार भर थे, उन्हें जमीन पर मालिकाना हक नहीं था, इसलिए जमींदार उन्हें चाहे जब बेदखल कर देता था। गांव का मुखिया परिवार ही जमींदार था, पर अब 10 गुना जमा कराने के बाद सारे किसान जमीनों के स्वामी बन गए थे। गांव में चकबंदी हो गई और किसानों के बिखरे खेत अब चकों में बदल गए। गांव में बिजली आ गई और खेतों की सिंचाई ट्यूबवेलों से होने लगी थी। इस सबके साथ ही गांव में प्रजातंत्र भी आ गया था, क्योंकि लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। अब दिल्ली और लखनऊ तक की सत्ताओं को चुनने में इस गांव के लोगों की भागीदारी हो गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि गांव की सारी समस्याओं को सुलझाने में और गांव का सम्यक विकास करने के लिए ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की स्थापना हो गई। इसका निर्माण भी चुनाव द्वारा ही होने लगा। समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में गांव निरंतर बढ़ने लगा। आज़ादी मिलने के बाद जब पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ तो लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया, पर रामनेर का मुखिया इस सारे बदलाव को समझ रहा था।
ग्राम पंचायत के चुनाव से पहले उसने गांव के सभी प्रभावशाली लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने सीधा सवाल रख दिया, भाइयों बोलो, तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो? मेरी तो तुम लोगों से एक ही अर्ज है कि प्रधान और पंचों का चुनाव सब लोग मिलजुल कर लो, ताकि गांव में आपसी प्यार बना रहे। सभा में सन्नाटा छा गया। इस सवाल का जवाब लेकर गांव वाले मुखिया के पास नहीं आए थे। उनके लिए तो यह पहला ही नहीं, अजीब सा अनुभव था। फिर भी मुखिया के हम उम्र और मुँहे लगे दोस्त जैसे कि सुमेरा पंडित ने मौन तोड़ा और कहा कि भाई, सुमेरा पंडित ने कहा मौन तोड़ते हुए कि भाई मुखिया, हमारो तो ख्याल है कि या प्रधानी ने तुम ही समारो। तो प्रधान जी बोले, ना भाई पंडित जी, अब अपने बुढ़ियात में यह संकट मोल नहीं लेना चाहता, मुखिया ने स्पष्ट किया। सभा में खुसर फुसर सी हुई। आखिर सुमेरा पंडित ने घोषणा सी कर दी और कहा, तो मुखिया ऐसा करो कि या प्रधानी की पागे अपने छोरा राम सिंह के सिर पे धर देओ। ई काम तो मुखिया तुम्हारे ही हाथंते होनो है। तभी प्रधान राम सिंह बोला कि मैं कौन होता हूँ, प्रधान जी बोले कि मैं कौन होता हूँ राम सिंह को प्रधान बनाने वाला। राम सिंह उनके बेटे का नाम था। यह फैसला तो सारा गांव करेगा। अब तो भैया चुनाव का मामला है, तुम सब लोग जिसे चाहो अपना प्रधान बनाओ, मुखिया ने पूरी संजीदगी से गांव के लोगों से कहा। सभा में फिर खानाफूसी हुई और कुछ क्षण बाद ही सुमेरा पंडित ने फिर घोषणा कर दी, मुखिया, हम सबकी इच्छा है कि गांव की प्रधानी राम सिंह ही दई जाए। क्यों भाई, तुम सब लोग राजी हो ना? सुमेरा ने सभा में सवाल उछाला। सबने सुमेरा की हाँ में हाँ मिला दी। किसी और से भी ऐतराज नहीं हुआ, पर मुखिया ने सबके सामने अपनी बात कही, देखो भाई, मेरी तो एक ही इच्छा है कि प्रधान कोई भी बने, पर गांव में आपसी प्यार मोहब्बत बनी रहे। तुम सब लोग राम सिंह को प्रधान बनाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा इस मामले में किसी पर कोई दबाव नहीं। मेरी तो एक ही कोशिश रहेगी कि इस मामले को लेकर गांव में किसी प्रकार का बैर विरोध न हो, और बाकी इस चुनाव को लेकर रामनेर में किसी प्रकार का बैर विरोध नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव के दिन औपचारिक रूप से राम सिंह को निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। सारे पंच भी मुखिया की इच्छा अनुसार निर्विरोध ही चुने गए। 2 चमारों को भी पंच चुना गया। समतावादी समाज के निर्माण की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम था। यह एक क्रांतिकारी कदम कह सकते हैं। पर पंचायत में बहुमत तो ठाकुर ब्राह्मण पंचों का ही था। पर हुआ यह कि रामनेर की सत्ता प्रजातांत्रिक तरीके से मुखिया के हाथ से निकलकर उसके पुत्र राम सिंह के हाथ में आ गई। मुखिया ने गांव वालों को यह भी बताया कि जिला स्तर पर निर्विरोध चुनाव कराने के कारण उनके गांव की बहुत प्रशंसा हुई है। उनके गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। इस बात से रामनेर गांव के लोग बहुत प्रसन्न थे। उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि चलो पंडित नेहरू तक तो अपने गांव का नाम गया। प्रयत्न, आगे क्या प्रयत्न होता है दोस्तों? रामनेर गांव की आबादी में विचित्र किस्म का समीकरण था। ठाकुरों और ब्राह्मणों की आबादी बराबर थी। ठाकुर और ब्राह्मण बराबर थे, लेकिन चमारों की आबादी ब्राह्मण ठाकुरों की आबादी से कहीं ज़्यादा थी। एक घर कोलियों का, 2 घर भाटों के, 1 घर नट का, तो 1 घर भंगी का। पर अगर इन सारी जातियों की आबादी ब्राह्मण ठाकुरों के साथ मिला दी जाए तो भी चमारों की आबादी की ज़्यादा बैठती थी, यानी कि चमारों की संख्या ही ज़्यादा होती है। अगर ब्राह्मण ठाकुर ये और दूसरी जातियों के लोग भी इनके साथ ही मिला दिए जाए तब भी चमार ही ज़्यादा होते थे। प्रजातंत्र के गणित के हिसाब से चमारों की वोट शक्ति गांव में सबसे ज़्यादा थी। इस तथ्य की और चमारों का कभी ध्यान ही नहीं गया,
क्योंकि ब्राह्मण ठाकुरों के सामने उनकी हैसियत टहलुआ से अधिक नहीं थी, वो मात्र उनकी सेवा टहल के लिए थे। भले ही कई चमारों के पास न जमीन की कमी थी और न उनकी आर्थिक स्थिति किसी तरह कमजोर थी। गांव में प्राइमरी स्कूल खुल गया था। इमारत के नाम पर पंचायत ने कच्ची ईंटों की कोठरी बनवा दी। कोठरी के आगे एक छप्पर डलवा दिया गया। उसके सामने की खाली जमीन के चारों ओर मिट्टी की डोली से घेर का बाड़ा बना दिया गया, जिसमें गांव के बच्चे दिन भर हुड़दंग मचाते रहते थे। राम सिंह ने स्कूल में अपने ही गुर्गे, उसका ही कोई चेला शिष्य दयाराम को नियुक्त करवा दिया था, जो स्कूल में अक्सर नहीं आता था। स्कूल की यही इमारत डाक खाने के काम भी आती थी और दयाराम ही मास्टरी के साथ साथ अस्थायी तौर पर डाक खाने का काम भी करता था। वो डाकिए का काम भी करता और साथ में पढ़ाता भी था, जिसके एवज में उसे अलाउंस मिलता था। यह व्यवस्था भी तो उसके लिए राम सिंह ने ही कराई थी। दयाराम स्वभाव से उद्दंड और छोटी छोटी बातों पर भी लड़ने झगड़ने को तैयार रहता था। दयाराम, जो कि वहां मास्टर बनाया गया, वो उद्दंड प्रवृत्ति का था और वह हर मसले पर प्रधान का साथ देता था। जिस दिन वह स्कूल आ जाता था, बच्चों की सामत आ जाती थी। वह उन्हें जमकर पीटता था और बच्चों के दिमाग में यह बिठाता था कि गुरु की चोट तो विद्या की पोट है, यानी कि विद्या की पोटली प्राप्त करनी है तो गुरु की चोट खाओ, ऐसा उसका मानना था। यह गांव के बच्चों का सौभाग्य था कि उन्हें ज्ञान की इस पोट का स्वाद दयाराम के नए आने के कारण कम ही चखना पड़ता था। पर स्कूल ने गांव में ज्ञान का प्रसार नहीं के बराबर किया, क्योंकि न तो वहां पढ़ाया जाता न बच्चों को कुछ सिखाया जाता। रामनेर में पहला आश्चर्य यह हुआ कि गांव के दो युवक बलवीर और महेंद्र, दोनों भाई दिल्ली में जाकर नौकरी करने लगे थे। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुछ पढ़ लिख गए थे। गांव में उनके लिए सिवाय एक कच्चे मकान के कुछ भी नहीं था। जाति से ब्राह्मण थे, पर बाप आत्मसम्मान से जीने वाला आदमी था। बलबीर और महेंद्र के पिता थे, वो आत्मसम्मानी व्यक्ति थे, इसलिए गांव के मुखिया से उनकी कभी नहीं पटी। वह जब तब मुखिया का विरोध भी करने लगा तो मुखिया ने उसे जमीन से बेदखल कर दिया और उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। पुलिस ने उस बेचारे की कोई मदद नहीं की। उसे उच्च अधिकारियों तक खूब दौड़ धूप की उसने, पर कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन उसकी लाश गांव से थोड़ी दूर पर बहने वाली नहर की पटरी पर पाई गई। चर्चा तो यह रही कि वह दिशा मैदान के लिए गया था कि उसका हार्ट फेल हो गया। सब जानते थे कि उसे मुखिया के लोगों ने ही मारा है, यानी कि सबको पता था कि उसे मारने वाले मुखिया के ही लोग थे, लेकिन किसी ने कोई मुंह नहीं खोला था। पर इस बात को कहने वाला या इस बात को बताने वाला कोई नहीं था। बलवीर और महेंद्र अनाथ हो गए थे। उनकी माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी। गांव में उनका कोई था ही नहीं, इसलिए उनका मामा उन्हें दिल्ली लिवा ले गया था, जिसने उन दोनों को एक सरकारी दफ्तर में चपरासी के पद पर चिपका दिया था। वे दोनों गाए बेगाए गांव आते थे और अपने कच्चे मकान की मरम्मत करा जाते थे। उन दोनों के मन में मुखिया के प्रति गहरा आक्रोश था। अब उनकी समझ में यह भी आ गया था कि वह पूरे गांव का शोषण करता आ रहा है। अब आकर उनकी समझ में आ गया था कि ग्राम पंचायत के पहले चुनावों में राम सिंह का प्रधान चुना जाना आकस्मिक न होकर मुखिया की योजना का ही नतीजा था। दिल्ली में रहते हुए उनकी समझ में यह भी आ गया था कि यदि गांव के सारे चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया परिवार को चुनौती दी जा सकती है। वोटों का समीकरण ही ऐसा था कि सारे चमार मत एक व्यक्ति के पक्ष में पड़ जाए तो उसकी जीत निश्चित है। वे दिल्ली में रहते हुए अपनी योजना पर विचार करते रहते और अगले पंचायत चुनाव में किसी चमार को प्रधान के पद का प्रत्याशी बनाने का सपना देखते रहते। उन्होंने दिल्ली में अपने आप ही यह भी तय कर लिया था कि वे फगना जो एक चमार था को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाएंगे। फगना थोड़ा सा पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। दूसरे, आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण अन्य चमारों पर उसका असर भी था।
ग्राम पंचायत के चुनावों की घोषणा हुई तो बलबीर और महेंद्र गांव आए। उन्होंने अकेले में फगना से बात की। फगना, अगर तुम सारे चमारों को एक कर लो तो प्रधानी का चुनाव आसानी से जीत सकते हो। तुम इन बामुन ठाकुरों से किस मामले में कम हो? हम लोग खुलकर तुम्हारा साथ देंगे। बलबीर ने फगना को समझाया, देखो फगना, हम लोग तो बाहर रहते हैं, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है, पर हम यह चाहते कि बामुन ठाकुरों को अपनी औकात का पता चल जाए और मुखिया जीते जी अपनी मौत देख ले। तुमसे यह छिपा नहीं है कि राम सिंह शोषण तो तुम लोगों का करता है और लाभ अपने लोगों को पहुंचाता है। महेंद्र ने बात आगे सरकाई। फगना को लगा कि इन लोगों की बात में दम है। अब तो लड़ाई वोट की है, अगर सारे चमार एक हो जाते हैं तो राम सिंह को हराया जा सकता है। उसे लगा इस गणित में वह रामनेर का प्रधान बन सकता है। उसने एक नया सपना देखना शुरू कर दिया। उसने सारे चमारों को धीरे धीरे टटोला तो पाया कि चमारों में एक होकर चुनाव लड़ने का उत्साह है। वे मुखिया और राम सिंह के अत्याचारों से बेजार हैं, दुखी है, परेशान है। बस सब चमारों ने मिलकर फगना को प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए फगना को चुनाव लड़ने का आह्वान कर दिया। बलबीर और महेंद्र तो उनके साथ ही थे ही। स्वयं फगना को लगा कि चमारों में एक नया जोश आ गया है और रामनेर की प्रधानी का सेहरा उसके सर बंधने में अब ज़्यादा देर नहीं है। जब मुखिया और ब्राह्मणों को इस योजना का पता चला तो उन्हें बलबीर और महेंद्र पर बहुत गुस्सा आया। मुखिया ने उन दोनों को बुलवाया पर वे नहीं गए। आखिर मुखिया के साथ ब्राह्मण ठाकुरों के कुछ मोतबर यानी उसके विश्वास पात्र लोग ही उनके पास आए और समझाने लगे, भाई तुम लोगों ने ये क्या जुल्म कर रहे हो? तुम लोग क्या जुल्म कर रहे हो? मुखिया ने पूछा कि तुम ये क्या जुल्म कर रहे हो? मुखिया ने उनसे पूछा तो दोनों भाइयों ने कहा, जुल्म तो बाबा आप करते आ रहे हैं। हम लोग तो गांव में चेतना जगाना चाहते हैं ताकि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सके। बलबीर ने निर्भीक स्वर में कहा, तो भैया ससुर चमार ने ही चांद पे बैठारे ते जुल्म बंद हो जाएगो का? सुमेरा पंडित ने जैसे ललकारा। चांद पर कौन किसे बिठाता ही है, तो समानता का जमाना है ताऊ, महेंद्र ने सहज भाव से कहा। तो जाओ चमारन में ही मिल जाओ, सुमेरा गुस्से में था। देखो ताऊ, हम आपसे कुछ नहीं कहते, आज तक आपने हमारी क्या मदद की है, पर जो आपको ठीक लगे आप करो, जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। बलबीर ने साफ साफ कह दिया। मुखिया को उनसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं बताऊं हमें क्या ठीक लगता है, मास्टर दयाराम ने तैस में आकर कहा। पर राम सिंह इस नाजुक स्थिति को समझ रहा था, इसलिए उसने दयाराम को चुप कर दिया। राम सिंह बहुत विनम्र होकर बोला, भैया तुम लोग गांव में फांक क्यों डाल रहे हो? तुम ये आग मत लगाओ, वरना चमारों की क्या हिम्मत है। हम लोग उनसे हिम्मत ही तो पैदा करना चाहते हैं ताकि वे लोग आप लोगों के अन्याय का मुंह तोड़ उत्तर दे सके। महेंद्र ने भी अकड़कर कहा। ये पर उसकी जरूरत क्या है? मैं तुम लोगों से कोई बाहर हूं क्या? मैंने तुम्हारे किसी काम के लिए मना किया है क्या? राम सिंह का स्वर अभी भी सदा हुआ था। कोई काम हो तो बताओ, कहो तो एक प्लॉट अलाट करवा दूं। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, दोनों ने टका सा जवाब दे दिया। तो हम भी देखते हैं तुम गांव में कैसे रहते हो, दयाराम ने धमकी दी। पर मुखिया और राम सिंह दोनों ही शांत थे। वे किसी तरह का झगड़ा इस स्तर पर करना नहीं चाहते थे। ब्राह्मण ठाकुरों ने बलबीर और महेंद्र को खूब धमकाया, समझाया और लालच भी दिए, पर वे दोनों न तो धमकियों से डरे न किसी लालच में फंसे। अंत में मुखिया ने गंभीर होकर कहा, भाई तुम लोग हमारी बात मान जाओ तो अच्छा है, वरना सुन लो, चुनाव तो राम सिंह ही जीतेगा। फिर बाबा हमसे बात ही क्यों करते हैं? महेंद्र ने जैसे ललकारा। या लाइया भैया के तुम बामन के बेटा हो और नहीं था तुम जैसे टका में 50 मिले हैं, पृथ्वी सिंह ने चीख कर कहा। यह तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा, कहकर बलबीर हंस पड़ा। तो लिख ले मामा, प्रधान तो या गांव का राम सिंह ही बनेगो। बन्नी ठाकुर बुरी तरह बिफर पड़ा। तुम पे बने सो कर लीजो,
हम तो अपनो माई के समझाई रहे हैं और वो ससुर पिन पिन ही रहे हैं। चार आंख कहाँ पढ़ लिए, आपे एक कलेक्टर ही समझन लगे। प्रधान जी कहो तो इन दोनों ने चुनाव का नतीजा हम अब ही बताए दे। दयाराम ने पूरा जोर देकर कहा, पर मुखिया ने सबको चुपचाप चल देने के लिए कह दिया। सब उठकर चले गए। इस घटना से फगना जैसे चमारों में बलबीर और महेंद्र के प्रति सम्मान और गहरा हो गया तथा चुनाव के प्रति उन लोगों का उत्साह हिलोरे लेने लगा। तो दूसरी ओर ब्राह्मण ठाकुरों की तरफ से राम सिंह की उम्मीदवारी अपने आप पक्की हो गई। बलबीर और महेंद्र फगना को साथ लेकर चमारों को एकजुट करने में लग गए। पर यह काम बहुत सरल नहीं था। चमारों में भी दो वर्ग थे। पहले वर्ग में वे चमार थे जिनके पास अपनी जमीनें थी और वे आर्थिक रूप से संपन्न थे। वे ब्राह्मण ठाकुरों के बराबर के काश्तकार थे। जबकि दूसरे वर्ग में वे चमार आते हैं जिनका पैसा मजदूरी था। भूमिहीन होने के कारण ये लोग संपन्न ब्राह्मण ठाकुरों के खेतों पर मजदूरी कर पेट पालते थे। इस वर्ग के चमार रोजी रोटी के लिए ब्राह्मण ठाकुरों पर आश्रित थे। मुखिया ने इस तबके के चमारों को एक एक करके अपने पास बुलाया, धमकाया और मजदूरी न कर देने की चेतावनी दी। मुखिया के साथ अन्य ब्राह्मण ठाकुरों ने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर राम सिंह को वोट न दिए तो उन्हें घास खोदने तक के लिए खेतों में नहीं घुसने दिया जाएगा, और अगर कहीं राम सिंह चुनाव में हार गया तो उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। ये आधारहीन लोग डर के मारे सहम गए। उनके प्रतिनिधि के रूप में बदले ने गिड़गिड़ाकर कहा, मुखिया जी, हम तो तुम ही लोगन की दही रोटी खाए, पर रहनो तो हमें चमारन में ही है। हम वोट तो प्रधान जी ने ही दे देंगे, पर हमें चुप ही रहने दे। देव मुखिया इन लोगों की इस मजबूरी को समझता था, इसलिए उसने उन्हें आश्वस्त किया, हमें तो तुम्हारे वोटों से मतलब है। तुम तो चमारों को यह भी जाहिर मत होने दो कि तुम लोग हमारे साथ हो, पर यह ध्यान रखना कि अगर दगा की तो नतीजा बुरा होगा। मुखिया जी, तुम निशा खातर रहो कि तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, कोई दगा नहीं होएगी। बदले ने कहा। वाकई इस वर्ग के लोग दिखावे में फगना के साथ रहे। बीच बीच में हरज्ञान जरूर ऐसे लोगों को मजाक मजाक में कुरेद देता था। कहीं धोखो मत दे जाइयो ससुरो, जात का सवाल है, ये हरज्ञान नाम का चमार उनसे पूछ लेता था। ये लोग भीतर से डर जाते पर जाहिर तौर पर अकड़ कर कह देते, हम बामन ठाकुरन की दही बेजर खाए का जो जाति के संग दगा करेंगे। चुनाव का दिन तनाव का दिन था। चमारों में पूरा जोश था। बलबीर और महेंद्र उनके हीरो थे। चुनाव हो गया, मतगणना हुई तो राम सिंह ने फगना को काफ़ी मतों से पराजित किया। जाहिर था कि सारे चमारों ने वोट फगना को नहीं मिले। फगना बहुत निराश हुआ, पर उससे ज़्यादा निराशा बलबीर और महेंद्र को हुई। वे अब कर भी क्या सकते थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रात को मुखिया ने बलबीर और महेंद्र को अपने पास बुलाया। पराजय ने दोनों को झकझोर दिया था, इसलिए वे दोनों मुखिया के पास चले भी गए। मुखिया ने उन्हें संजीदगी के साथ समझाया, जो हुआ उसे भूल जाओ, तुमने कोशिश कर ली और नतीजा देख लिया। तुमसे यही कहना है कि समझदारी से काम लो। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना। राम सिंह के चेहरे पर विजय का उल्लास झलक रहा था। कर लिया सारे चमारों को एक, अब बैठो उन्हीं की गोद में। बलबीर और महेंद्र अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। साथ में उन्होंने आगे कहा, सुलग रहे थे। बलबीर और महेंद्र अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। कमबख्त चमारों ने ही उन्हें धोखा दिया। वे कुछ भी कह पाने लायक नहीं रहे। फिर भी महेंद्र हिम्मत बांधकर बोला, हम लोग अभी निराश नहीं हुए हैं। यह कोई आखिरी चुनाव तो नहीं था। तुम्हारे लिए तो आखिरी चुनाव ही समझो, दयाराम ने उन्हें धमकाया। यह तो वक्त ही बताएगा। चलते महेंद्र कह गया।
वह भी अब दूर नहीं है। दयाराम जोर से हंस पड़ा। रात को फगना बलबीर और महेंद्र के पास आया। वह तो जैसे टूट ही गया था, पर दोनों भाइयों ने उसे धीरज बंधाया। बलबीर ने जैसे उसे गुरु ज्ञान दिया। यह तो होना ही था फगना, तुम्हारे आदमियों की भी मजबूरी थी, तभी वे तुम्हारे खिलाफ गए। पर दुखी मत हो, हिम्मत मत हारो, हमारा काम तो अन्याय से लड़ते रहने का है। हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। यह तो शुरुआत हुई, यह मत सोचना कि ये जीत गए तो वे सुरक्षित है। वे डर गए हैं क्योंकि तुमने उन्हें पहली बार चुनौती दी है। उन्हें भी लग गया है कि अगली लड़ाई बहुत कठिन होगी। तुम्हारा काम तो अब यही है कि सब कुछ भूलकर अगले चुनावों तक चमारों को संगठित करो, उनमें और आत्मविश्वास पैदा करो। अगले चुनाव में हम जरूर जीतेंगे। ऐसे बलबीर और महेंद्र सभी लोगों को समझाकर, और पर उसी रात बलबीर और महेंद्र को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। सुबह दोनों उठ भी नहीं सके। फगना और कुछ चमार उन्हें बैलगाड़ी में डालकर जेवर ले गए। वे लोग थाने में गए। थानेदार ने कहा कि मारपीट की साधारण सी वारदात की क्या रिपोर्ट लिखी जाए। उसने न केवल रिपोर्ट लिखने से मना किया, बल्कि इन लोगों को धमकाया भी कि वे लोग जेवर में मरहम पट्टी करा और दवा लेकर वहीं से दिल्ली चले गए। काफ़ी दिनों तक तो बलबीर और महेंद्र ने गांव की ओर मुँह भी नहीं किया, पर इस चुनाव ने रामनेर में एक नई सुगबुगाहट पैदा कर दी। ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए, ठाकुर और ठाकुर हो गए। ब्राह्मण ठाकुर गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हो गया। इधर चमार भी और अधिक चमार हो गए और उनमें एक नई शक्ति का संचार हुआ। समतावादी समाज की ओर रामनेर बढ़ने लगा था। तो दोस्तों, आज हम ये लंबी कहानी है तो हम आधी कहानी का ही यहाँ तक का ही पढ़ते हैं। प्रत्याशा आदि और प्राप्त्याशा और आदि को हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद है सभी मित्रों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।